नमस्कार, एक और सप्ताह की कहासुनी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और आप देख रहे हैं जनता टीवी का खास कार्यक्रम कहासुनी। साल 2025 तो खत्म होने वाला है, लेकिन सियासत भरपूर तरीके से जारी है और इस सप्ताह भी जमकर सियासी कहासुनी, सियासी बयानबाजी सुनने और देखने को मिली। करेंगे सभी की बात। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या कुछ होगा कहासुनी में आज खास। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे वीआईपी सुरक्षा घटाने का फैसला राजनीति बढ़ा गया। फिर होगी बात आखिरकार क्यों और किन मुद्दों पर हरियाणा विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। और अंत में बात दिल्ली में कांग्रेस की वोट चोरी के मुद्दे पर हुई रैली, जिसका असर दिखा हरियाणा में। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम कहासुनी। हरियाणा में वीआईपी सुरक्षा घटाने का मुद्दा इन दिनों प्रदेश में सबसे बड़ी कहासुनी की वजह बना हुआ है। दरअसल जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला समेत कई नेताओं और वीआईपी की सुरक्षा पुलिस ने हटा दी, जिसके बाद दिग्विजय चौटाला ने पुलिस और सरकार पर तीखे शब्दों में जबरदस्त निशाना साधा। तो सामने से कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने तंज कसते हुए दिग्विजय चौटाला को जवाब दिया। तो वहीं इनेलो ने भी इस मुद्दे पर जेजेपी को झटका दिया है। देखिए रिपोर्ट। वीआईपी सुरक्षा पर सियासी संग्राम। ओपी सिंह जो है वो बीजेपी के एजेंट थोड़ी हैं, तानाशाह बन करके बैठे और ओपी सिंह भी उनमें से एक है। और जो ये नौकर होते थे अब वो बॉस मालिक बन करके बैठे। ओपी सिंह, हम तेरी गिदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। दिग्विजय चौटाला के बयान पर कृष्ण बेदी का तंज। सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल होते हैं, एक नियम होते हैं, नियमावली है। ऐसे लोग राजनीति के अनफिट लोग हैं। ना एमपी, ना एमएलए, ना ही पार्षद, फिर सिक्योरिटी क्यों? अब वो एमपी नहीं, एमएलए नहीं, मेरे ख्याल में पार्षद भी नहीं होगा। रैली की भीड़ और दुष्यंत चौटाला के थार के बयान को देख करके इनके पसीने छूट गए। वो अच्छे अधिकारी हैं। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह लगातार जजपा नेताओं के निशाने पर हैं। पहले थार वाले बयान पर दुष्यंत चौटाला ने डीजीपी को घेरा। ये विवाद थमा नहीं था कि इस बीच वीआईपी सुरक्षा घटाने के मसले पर सियासी कहासुनी हो गई। बीते दिनों पुलिस ने समीक्षा के आधार पर कई वीआईपी की सुरक्षा हटाई थी, जिसमें जेजेपी के भी कुछ नेताओं के नाम शामिल थे, जैसे दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला, जीजा देवेंद्र कादियान और दुष्यंत चौटाला के ससुर पूर्व एडीजीपी परमजीत सिंह एलावत का नाम था। लेकिन इस फैसले के बाद से ही जेजेपी के नेता भड़के हुए हैं और लगातार तीखे बोल रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से आपको सभी बयान सुनाते हैं। दिग्विजय चौटाला ने डीजीपी ओपी सिंह पर साधा निशाना। डीजीपी ने अपना पल्ला छुड़वाकर एसपी के गले में फांस डाल दी। सुरक्षा हटाने के फैसले को दिग्विजय ने तुगलकी फरमान कहा। ओपी सिंह तो चंद दिनों के मेहमान हैं, दिग्विजय बोले। दिग्विजय चौटाला ने डीजीपी के लिए कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। दिग्विजय ने कहा बॉस और तानाशाह बनकर बैठे हैं ओपी सिंह उनमें से एक। 7 दिसंबर की सफल रैली से बीजेपी सरकार घबरा गई है और रैली की भीड़ देखकर डीजीपी ने हड़बड़ी में सुरक्षा वापस ली। ओपी सिंह जो है वो बीजेपी के एजेंट थोड़ी हैं, वो तो प्रदेश के नौकर हैं। जो आईपीएस हो, आईएएस हो, जो सिविल सर्वेंट हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट? सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब क्या हुआ? चौधरी देवीलाल क्या कहते थे जब इन्हें गांव में ले जाते थे बड़े बड़े अधिकारियों को? मगर हालात बदल गए क्योंकि पॉलिटिकल जो विल है वो कमजोर हो गई और जो ये नौकर होते थे अब वो बॉस मालिक बन करके बैठे।
तानाशाह बन करके बैठे हैं और ओपी सिंह भी उनमें से एक है चाहते हैं। मुझे मेरी सिक्योरिटी की चिंता नहीं है, ना मैंने सिक्योरिटी इनसे मांगी थी। एक घटना घटी थी, इन लोगों ने एनालाइज किया और एनालाइज कर थ्रेट परसेप्शन को जाना, उसमें कहीं इनको महसूस हुआ, इन्होंने मुझे एक सिक्योरिटी पर्सनल दे दिया, अब वो मुझसे छीन लिया। मैं हाथ जोड़ करके कहूंगा, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। आम जनता, आम जो जनमानस हरियाणा प्रदेश का है, उसकी चिंता कीजिए। इतना ही नहीं, दिग्विजय चौटाला ने और तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक तरह से डीजीपी को ही चुनौती दे डाली और सुधरने की नसीहत देते हुए ये तक कह दिया कि आपकी गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं। ओपी सिंह, हम तेरी गिदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं है, चाहे सारी छीन ले, हमें किस बात की चिंता है? तेरा कोई एहसान थोड़ी है हमारे पर, और तू तो कितने दिन का, चंद दिनों का मेहमान है। ये मैं कह रहा हूं, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, नायब सिंह सैनी को समझ जाना चाहिए कि ये विनाश काल पर चल चुका है ये आदमी ओपी सिंह जो है। इसने तो ये फैसला ही कर लिया कि बेड़ा गर्क करके मारूंगा इनका, क्योंकि मैंने तो थोड़े दिन के बाद चले जाना है, इनको भी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए ओपी सिंह को कहूंगा, सुधर जाओ और मलेशिया तंत्र को सुधारो। और ओपी सिंह, एक बात समझ लेना, मुझे मेरी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को तेरे से कोई डर नहीं है। रैली की भीड़ और दुष्यंत चौटाला के थार के बयान को देख करके इनके पसीने छूट गए। मुझे लगता है इस डीजीपी को तो रात को जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला के इस बयान से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। लगातार बयान सामने आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने दिग्विजय पर करारा पलटवार किया और कहा कि दिग्विजय एमपी नहीं, एमएलए नहीं, यहां तक कि पार्षद भी नहीं, तो किस बात की सिक्योरिटी दी जाए? बीजेपी पार्टी से है, सिक्योरिटी किसको मिलती है? आपको जरूरत नहीं है क्या? आपको जरूरत है ना? सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल होते हैं, एक नियम होते हैं, नियमावली है। वो सरकार किसी की भी हो, सभी की नियमावली सबके लिए काम करेंगे। अब वो एमपी नहीं, एमएलए नहीं, मेरे ख्याल में पार्षद भी नहीं होगा, किसी की सिक्योरिटी दे दो उसको। किस चीज की सिक्योरिटी दे दें? सिर्फ इस चीज की सिक्योरिटी मांग रहा है ना कि मैं दिग्विजय हूं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि टॉर दिखाने के लिए गनमैन उपलब्ध नहीं होंगे। डीजीपी के लिए विनाशकाली विपरीत बुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर भी बेदी ने दिग्विजय को आड़े हाथ लिया और दिग्विजय को राजनीति के लिए अनफिट बताया। बोले कि घर के लोगों को भी गाली देते हैं, बाहर के लोगों को भी गाली देते हैं। डीजीपी साहब, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बात की है, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार चिंता करेगी। और सिर्फ टोल बनाने के लिए कोई गनमैन लेगा घूमना चंद, और फिर वो गनमैन हम उपलब्ध नहीं। गिनती के लोग ही तो डीजीपी लेवल तक पहुंचते हैं। इतने बड़े आदमी को, उसकी उम्र कितनी होगी? 30, 32, 35 साल। एक 60 साल की एज के नजदीक व्यक्ति को किस प्रकार के वो शब्दों से उपयोग कर रहे हैं? ऐसे लोग राजनीति के अनफिट लोग हैं। अपने घर कहने भी गाली दे क्या बोल रहा है, बाहर लाने भी गाली दे क्या बोलते हैं। इन लोगों की जुबान के अंदर केवल आग ही बरसती है। ताऊ देवीलाल जी का नाम लेकर ये लोग देश के अंदर दादागिरी दिखाना चाहते हैं। ताऊ देवीलाल जी ने तो किसान को जोड़ा, मजदूर को जोड़ा, व्यापारी को जोड़ा, कर्मचारी को जोड़ा, पूरे देश को जोड़ के रखा, और ये लोग अपने परिवार के लल्लठ बजा रहे हैं। एक जना कह रहा है मेरे पैर में 12 नंबर का जूता हुआ, दूसरा कह रहा है, उसका भतीजा कह रहा है, भाई कह रहा है मेरे नंबर 13 नंबर का जूता हुआ। ये तो उनकी लड़ाई। एक तरफ दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला समेत पूरी पार्टी डीजीपी पर हमलावर है। डीजीपी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चौटाला परिवार की दूसरी पार्टी इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल महाजना ने भी मामले को लेकर दिलचस्प बयान दिया। रामपाल महाजना ने डीजीपी की तारीफ की और कामकाज के अंदाज को भी सराहा। डीजीपी ओपी सिंह को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, वो अच्छे अधिकारी हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत से जो बेल जंपर थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो अपराधी घूम रहे थे, उनको पकड़ा है और अंदर करने का काम। जेजेपी नेताओं समेत अन्यों की सुरक्षा घटाने के बाद डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिस को कुछ और भी निर्देश दिए थे। ओपी सिंह ने एक लेटर में लिखा कि कुछ फुकरे लोग पुलिस सुरक्षा का शो ऑफ करते हैं। डीजीपी ओपी सिंह ने लेटर जारी कर कहा था, मॉल, सिनेमा, शादी, मैयत में कुछ फुकरे लोग पुलिस सुरक्षा का शो ऑफ करते दिखते हैं। ऐसे तिकड़मियों को ब्लैकलिस्ट करें। फोर्स में वैसे ही वैकेंसी रहती है,
इन्हें बेकार के काम में लगाने का क्या मतलब? हरियाणा पुलिस के सुरक्षा हटाने के फैसले ने राज्य की राजनीति में जबरदस्त हलचल मचा दी है। पुलिस का कहना है कि ये समीक्षा प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी और अब केवल उन्हीं लोगों को सुरक्षा दी जाएगी जिनके लिए वास्तविक और प्रमाणित खतरा पाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मामले को लेकर सियासी संग्राम भी मचा हुआ है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और अब बात हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर। विधानसभा का शीतकालीन सत्र जिसकी शुरुआत 18 तारीख से हुई है, मुद्दों को लेकर जबरदस्त गर्मी सदन के अंदर देखने को मिली। 18 और 19 दिसंबर की कार्यवाही में अलग अलग मुद्दों पर सवाल जवाब, एक दूसरे पर तंज कसे गए, तो साथ ही साथ वंदे मातरम और अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर सदन में जबरदस्त नोकझोंक सत्ता पक्ष और विपक्ष में देखने को मिली। देखिए रिपोर्ट। शीत सत्र में सियासी गर्मी, पक्ष विपक्ष में जोरदार बहस। हरियाणा विधानसभा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र की शुरुआत 18 दिसंबर को हुई। शुरुआत के साथ ही सत्र हंगामेदार रहा। प्रश्नकाल और शून्यकाल में सवाल जवाब और मुद्दों पर जोरदार बहस देखने को मिली। नजरें इस बात पर भी रहीं कि मुख्यमंत्री नायब सैनी पगड़ी बांधकर सदन में पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस के कई विधायक किसानों के मुद्दे पर हरी जैकेट में नजर आए। तो वहीं सदन में कैबिनेट मंत्री अनिल विज द्वारा शायराना अंदाज में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी गईं। हुड्डा साहब लगभग 1 साल की लड़ाई के बाद जीतकर आज विपक्ष के नेता बनकर हाउस में आए हैं। मैं इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। और हवाएं लाख मुखालिफ हों, हवाएं लाख मुखालिफ हों, मगर ये तय है दिया वही जलेगा जो अपनी जिद पर अड़ा है। चलिए हुड्डा साहब आप जिद जीत गई, एसआर के तो नहीं, अब मैं कहूंगा पर एसआर हार गई। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। अनिल विज ही नहीं, उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी हुड्डा को बधाई दी, जिस पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी जवाब दिया। अधिक सार्थ माननीय अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है कि माननीय हुड्डा साहब अपने अनुभव के बल पर सदन में सकारात्मक, तथ्यात्मक, जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं वो उनको उठाएंगे तथा विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देंगे। ये नई प्रथा इस हाउस में मैं पहली बार तो बना नहीं, तीसरी बार कहा या चौथी बार विपक्ष नेता रहा हूं मैं, कभी पहले कोई इस किस्म का प्रस्ताव नहीं आया। ये आज आप लेके आए हैं। बहुत बातें कही, आपने भी कही, मुख्यमंत्री जी ने भी कही, और इसमें कोई दो राय नहीं। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में लोग जहां पे भी भेजते हैं, जहां जिसको भेजते हैं वहां अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में विधायकों ने अपनी अपनी मांग रखी, तो वहीं कांग्रेस ने प्रिविलेज कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने का विरोध किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। पहले दिन के बाद मामला ज्यादा गरमाया दूसरे दिन की कार्यवाही में। दरअसल वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष में जोरदार बहस हो गई। सबसे पहले बात वंदे मातरम पर हुई चर्चा के दौरान हंगामे की। विपक्ष के नेता हैं, अब विपक्ष के नेता वंदे मातरम कहा है, बहुत अच्छी बात है, परंतु उसको भी कहे भी इसके साथ मत जोड़िए। आप यही तो कह रहे हैं, यही कह रहे हैं, इसके साथ मत जोड़िए। इन्होंने कहा, विपक्ष नेता ने वंदे मातरम का, वंदे मातरम तो मेरे दादा ने भी कहा था, मैं दिखा दूंगा आपको। नहीं, 16 फरवरी 1921 रोहतक में महात्मा गांधी आए, लाला लाजपत राय आए और मौलाना आजाद आए। 25,000 आदमी हुए और उसकी स्टाफ मेरे दादा ने की थी। और जब वो मीटिंग खत्म हुई तो वंदे मातरम के नाम से खत्म हुई थी। मेरे दादा ने वंदे मातरम का, मेरे बाप ने वंदे मातरम। एक और बात, और जो आज
माननीय अध्यक्ष जी, आप बोल रहे थे, मैं खत्म न करना। तो अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा वंदे मातरम राष्ट्रगीत अडॉप्ट किया है संविधान सभा ने। मेरे को गर्व है उस संविधान सभा के मेरे पूजनीय पिताजी मेंबर थे जिन्होंने वंदे मातरम का, ये मेरे को बताएंगे वंदे मातरम। सदन में वंदे मातरम पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भाग लिया और बात रखते हुए कांग्रेस को घेरा। इस दौरान काफी हंगामा हुआ। दरअसल मुख्यमंत्री बोले कि जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम लीग के सामने झुक गए क्योंकि उन्हें कुर्सी हिलती हुई नजर आई थी। सीएम के इस बयान पर सदन में कांग्रेस ने विरोध करते हुए हंगामा कर दिया। यहाँ तक कि कांग्रेस के विधायक और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा वेल में आ गए। मैं उसको कोट करना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी। उन्होंने लिखा, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा, ये नेहरू जी ने लिखा है माननीय अध्यक्ष जी। मुझे लगता है कि यह जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे, ये नेहरू जी ने लिखा। दुर्भाग्य था कि 30 अक्टूबर को कांग्रेस ने समझौता स्पीकर के कई बार समझाने पर भी जब कांग्रेस के कई विधायक वापस सीट पर नहीं गए तो उन्होंने कई विधायकों को नेम करते हुए सदन से बाहर भिजवा दिया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के हंगामे के बीच वंदे मातरम पर अपना वक्तव्य पूरा किया। वंदे मातरम पर चर्चा के बाद शाम को कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर कई घंटों तक चर्चा हुई, जिसमें कई बार पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने सरकार को जमकर घेरा। विश्वास लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ पर संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग हुआ है, आने वाला समय मैं उम्मीद करती हूँ सभी को अपने अधिकार मिलेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आज हमारे प्रदेश के जो हक है, चाहे वो राजधानी की बात है, चाहे एसवाईएल की बात है, चाहे हमारे विधानसभा के भवन बनाए जाने की बात है, हम तो सब में सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार को हमारा साथ ही नहीं चाहिए क्योंकि वो अपने हकों की लड़ाई न सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यहाँ पर जो है अच्छे ढंग से लागू करने का काम करते हैं। एक केवल वाणी के साथ ये सरकार अपने राजधर्म का पालन करे क्योंकि असुरक्षा की भावना यहाँ पर आ गई है। कांग्रेस की तरफ से कई दिग्गज विधायकों ने बात रखते हुए सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी कई वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों ने जवाब दिया और कांग्रेस पर पलटवार किया। हकीकत ये है सर कि चाहे कुछ भी बन जाए, की बदली नहीं, परिस्थितियां वो ही हैं, जनता ने वही जगह इनकी दी है। और ये बात गले उतारनी पड़ेगी। मुझे मालूम है ये दिक्कत हो रही है, बार बार उठ जाना, विरोध करना। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए करीब 1 घंटा 51 मिनट तक अपनी बात रखी। एक तरफ सरकार की उपलब्धियां बताई तो कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। मैं बड़े विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं, हरियाणा प्रदेश की जनता तंग नहीं है, कांग्रेस तंग है कि हम सत्ता में नहीं आए हैं। ये माननीय अध्यक्ष जी। वहीं मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इनेलो के भी दोनों विधायकों ने वॉकआउट किया। विरोधी दलों की गैर मौजूदगी में अविश्वास प्रस्ताव को सर्वसम्मति से रिजेक्ट कर दिया गया और सदन को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। इस तरह हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन काफी ज्यादा हंगामेदार रहा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। दिल्ली की ठंड में भी वोट चोरी के मुद्दे पर सियासी तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल बीते रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी के मुद्दे पर एक मेगा रैली की और सरकार को चुनाव आयोग को घेरने का काम किया। लेकिन इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी के मुद्दे ने बीजेपी को कांग्रेस पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। तो वहीं इस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर इनेलो ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। देखिए रिपोर्ट। वोट चोरी पर घमासान जारी।
दिल्ली में रैली, हरियाणा में असर, नेताओं में सियासी कहासुनी। वोट चोरी के मुद्दे पर लगातार कहासुनी हो रही है और कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाती दिखाई दे रही है। और इसी के तहत बीते रविवार यानी 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने बड़ी रैली कर चुनाव आयोग और सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस रैली में हरियाणा कांग्रेस के भी दिग्गज नेता पहुंचे। मंच से संबोधित करते हुए हरियाणा नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने तीखा हमला बोला। हुड्डा ने रैली में वोट चोरी को सीधे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला बताया और बैलेट से चुनाव कराने की मांग उठाई। राहुल गांधी जी ने हर प्रदेश के बारे में, चाहे वो कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, ये साबित कर दिया कि वोटिंग ईमानदारी से नहीं और यहाँ का इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। तो ये वोटिंग का अधिकार, मतदान का अधिकार, हर व्यक्ति को बराबर की वोट मिले, ये बड़ी भारी कुर्बानी से मिली। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा चुनाव में वोटों की चोरी की गई। जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो हरियाणा के दर्द को समझा, हरियाणा की पीड़ा को समझा और जो प्रेस के सामने, मीडिया के सामने जो बात रखी कि हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 25 लाख वोटों की चोरी की है, हरियाणा में हर 8वां वोट फर्जी था, उस चुनाव बात को लेकर के हरियाणा के हर कोने कोने में साथियों हम लोग गए हैं। लोगों में भारी रोष है इस बात का और अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका जी के प्रति लोगों के मन में एक श्रद्धा है और उसी बात को प्रकट करने के लिए आज दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोग पूरे देश से जितने अंदर हैं इससे कई गुना बाहर खड़े हुए हैं। साथियों, आज इस महारैली ने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मिल करके जो साठगांठ करके, ईवीएम में गड़बड़ करके, कहीं वोटों की परसेंटेज बढ़ा करके जो धांधली की है, हरियाणा में जो अवैध सरकार बनाई है, आज प्रत्येक देश का नागरिक चाहता है सरकारें भंग होनी चाहिए और देश का नेतृत्व राहुल गांधी जी के हाथ में होना चाहिए। एक तरफ वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस हरियाणा से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राहुल गांधी पर तंज कसा कि वोट चोरी होगी। भाई मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपका वोट चोरी हो सकता है क्या? आप बताइए, हो सकता है? कैसे चोरी होगा? हर व्यक्ति वोट पाने के लिए कैसे गुमराह कर रहे हैं। और बेचारा राहुल गांधी मार दिया इन्होंने, उसको झूठ बोल का मुद्दा दे दिया, उसको समझ नहीं है इतनी कि भाई ये जो मुद्दा लग रहा है मेरे को तो मेरी मट्टी पलीत तो होगी, मैं ना उठाऊं इसको, तो उसने भी ठा लिया, क्या हाल तो लिया। कोई वोट अगर चोरी कैसे हो सकती है? हर व्यक्ति को अपना वोट पाने का अधिकार है। बीजेपी ही नहीं, हरियाणा में इनेलो भी वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में पीछे नहीं। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। कांग्रेस पार्टी ने निरंतर इस देश के अंदर लूटपाट की, वोटों की चोरी करी। किस प्रकार से गवर्नर के मिसयूज किया पद का, अल्पमत की सरकारों को बहुमत में करना, बहुमत की सरकारों को तोड़ करके अल्पमत में करना, इनकी पुरानी आदत है। कांग्रेस पार्टी वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाती है, हम ये नहीं कहते नहीं हो रही होगी। इन्होंने क्या कसर छोड़ी थी? इन्होंने इस देश के अंदर इमरजेंसी लगाई थी। कांग्रेस की रामलीला मैदान की रैली में मंच के नीचे कार्यकर्ताओं द्वारा पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी का मामला भी इस सप्ताह गरमाया, जिसे लेकर भी जमकर कहासुनी हुई। के गिरते हुए स्तर का प्रदर्शन किया गया। निराश, हताश, फेल, थके हुए, हारे हुए
लोग ही इस प्रकार की बातें करते। ये प्रधानमंत्री तो मीटिंगों में जाके सो जाया करते थे। रामलीला ग्राउंड में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री जी के पद की गरिमा को ध्यान में नहीं रखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने नारेबाजी की है, बहुत निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी ने इस पर माफी मांगनी चाहिए।